हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डाउट बस्टर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे एलाइजा के बारे में। ओके, सो एलाइजा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है? एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ELISA is a immunological technique used to detect the presence of specific antigen in a given sample। तो ELISA एक इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक है। इट मीन्स कि यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन इन्वॉल्व होंगे। नंबर 2, हमारे पास में एक सैंपल होगा। उस सैंपल में हमें देखना है कि हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। So by the help of ELISA technique, we can identify the antigen of our interest, whether it is present in the given sample or not। तो sample can be either serum, CSF, urine और sputum। sample serum भी हो सकता है, cerebrospinal fluid भी हो सकता है, urine भी हो सकता है और sputum भी हो सकता है। तो इसी sample में antigens present होंगे। तो बेसिकली एलाइजा टेस्ट परफॉर्म की जाती है एक 96 वेल मैक्रोटाइटर प्लेट में। कभी कभी ये 50 वेल मैक्रोटाइटर प्लेट्स भी आती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली 96 वेल मैक्रोटाइटर प्लेट में एलाइजा परफॉर्म की जाती है। ये 96 वेल मैक्रोटाइटर प्लेट है। ये प्लास्टिक की होती है, पॉलीस्टीरीन मटेरियल की, और इसमें 96 वेल्स होते हैं। मतलब इसमें डिप्रेशन होता है और इनवर्ड्स होते हैं। सो इन्हीं वेल्स में एलाइजा परफॉर्म की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं कि इन वेल्स में क्या होता है जब एलाइजा टेस्ट किया जाता है। तो लेट अस सपोज कि उन 96 वेल में से ये एक वेल की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सपोज हमने सैंपल में हमें सीरम दिया गया और यह कहा गया कि आप एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए कि इस सीरम में प्रेजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सीरम को कोट कर देंगे वेल के बेस में। तो होगा क्या? इसी सीरम में हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, इजंट इट? तो इसको कोट कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। और यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पे 3 एंटीजन दिखाया है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन सी। ये तीनों एंटीजन मैक्रोटाइटर वेल के बेस में आकर के चिपक गए हैं या स्टिक हो गए हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में सपोज दैट हमको इस बी एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है। तो हमें जो एंटीजन आइडेंटिफाई करना होगा उसी के स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए। तो सपोज अगर हमें एंटीजन ए आइडेंटिफाई करना हो तो हमें एंटीबॉडी ए चाहिए। अगर हमें एंटीजन बी आइडेंटिफाई करना हो सैंपल में तो हमें एंटीबॉडी बी चाहिए। हमें अगर एंटीजन सी आइडेंटिफाई करना है तो हमें एंटीबॉडी सी चाहिए। नॉट ओनली दिस, बट हमें ऐसा एंटीबॉडी चाहिए जिसमें एंजाइम अटैच हो। तो सो लेट्स सी, ये एंटीबॉडी है और इसमें 2 डोमेन है एंटीबॉडी के। ये नीचे वाला डोमेन है, ये एफएबी रीजन है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एंटीजन आकर के एंटीबॉडी से बाइंड करता है इस रीजन में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एफएबी रीजन। एंड जो ऊपर वाला रीजन है, दिस इज द एफसी रीजन एंड दिस इज द एंजाइम। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये एंजाइम लिंक्ड है इस एंटीबॉडी से। तो एंजाइम्स आर लिंक्ड विद एफसी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। एंजाइम किससे लिंक होता है? एंटीबॉडी के एफसी रीजन से, और बाय द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो we should keep 2 things in mind, that we need a enzyme linked antibody, number 1, and number 2, ये जो एंजाइम है
ये एंजाइम एक कलरलेस सबस्ट्रेट को चेंज कर दे कलर्ड प्रोडक्ट में। सो दो बातें हैं, वी नीड अ एंटीबॉडी which should be linked with enzyme, number 1, and number 2, this enzyme should be capable of converting the colorless substrate into the colored product। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम इस एंटीबॉडी बी जो है, इस एंटीबॉडी को हम इस मैक्रोटाइटर वेल में ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे क्या होगा, एंटीबॉडी बी है तो ये एंटीजन बी से स्ट्रांगली बाइंड हो जाएगा, बहुत ही एफिशिएंट बाइंडिंग होगी। बट जो और बाकी एंटीजन प्रेजेंट थे वेल के बेस पर, उनसे बाइंडिंग उतनी एफिशिएंट नहीं होगी या बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं, ये हमारे टेस्ट को फॉल्ट कर सकते हैं, ये हमारे टेस्ट रिजल्ट को खराब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन अनबाउंड एंटीबॉडीज को, जो एंटीबॉडीज एंटीजन से बाइंड नहीं हो रखे हैं और वो वेल में पड़े हुए हैं, उन एंटीबॉडीज को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम वेल को वॉश कर देते हैं बफर से। तो आफ्टर वॉशिंग विद द बफर क्या होता है कि केवल इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही बचता है। हम जिस एंटीजन को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वही एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा और बाकी जो अनबाउंड एंटीबॉडीज थे वो वॉश आउट हो जाएंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी रिपोर्टिंग खराब हो। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब अनबाउंड एंटीबॉडीज वॉश आउट हो जाएंगे, देन वी विल ऐड अ कलरलेस सबस्ट्रेट। ये लास्ट स्टेप होगा एलाइजा का। इसमें हम कलरलेस सबस्ट्रेट डालेंगे इस वेल में, और ये कलरलेस सबस्ट्रेट अगर कलरफुल हो गया, या वी कैन से अगर कलरेशन में चेंज आ गया, देन वी विल से कि द एंटीजन विच वी वर लुकिंग फॉर इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। मतलब अगर हमने अपने आंखों से चेंज इन कलर ऑब्जर्व किया, तो हम कह सकते हैं कि हम जिस एंटीजन की तलाश कर रहे थे वो एंटीजन पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट है। एंड बाय द वे, अगर ये चेंज नहीं हुआ, अगर ये कलर चेंज नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जिस एंटीजन को हम डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो एंटीबॉडी बी यहाँ पे बाइंड ही नहीं करता, और जब एंटीबॉडी बी बाइंड नहीं करता तो यहाँ पे एंजाइम ही नहीं होता, और अगर एंजाइम ही नहीं रहेगा तो इस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में कौन चेंज करेगा, कोई नहीं चेंज करेगा। सो दिस इज द रीजन कि कलरलेस सबस्ट्रेट को कलरफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी। तो इन कंक्लूजन, अगर कलर चेंज हुआ है वेल में तो टेस्ट पॉजिटिव है, इट मींस हम जिस एंटीजन को सर्च कर रहे थे वो एंटीजन सैंपल में प्रेजेंट है। और अगर कलर चेंज नहीं हुआ है, इट मींस कि हम जिस एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे थे या हम जिस एंटीजन को सस्पेक्ट कर रहे थे कि माइट भी ये एंटीजन हो सकता है पेशेंट के सीरम में या उसके यूरिन में, वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो इसी टेक्निक को हम कह देते हैं डायरेक्ट एलाइजा। क्या कह देते हैं? डायरेक्ट एलाइजा। क्यों? क्योंकि इस केस में एंटीजन से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डायरेक्टली आके बाइंड हुआ है। ओके, तो डायरेक्ट एलाइजा के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस का ये है कि ये बहुत ही इजी है, क्विक टाइम में हो जाता है, बहुत ही इजी है परफॉर्म करने में।
बट इसका डिसएडवांटेज भी होते हैं, और उस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए इस प्रिंसिपल को या इस टेक्निक को मॉडिफाई किया गया और उसको बोला गया इनडायरेक्ट एलाइजा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा के बीच में डिफरेंस क्या है, और इनडायरेक्ट एलाइजा डायरेक्ट एलाइजा से किन मामलों में बेटर है। उसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एलाइजा के क्या डिसएडवांटेजेस थे जिस वजह से इनडायरेक्ट एलाइजा ज्यादा रिलायबल होता है इन केस ऑफ करेक्ट रिपोर्टिंग। तो ये था एलाइजा, प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा और द प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट एलाइजा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।